अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध यूं तो लाखों करोड़ों लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन एक आवाज जिसने ब्रिटिश रूल से टकराने का दृष्टिकोण ही बदल दिया, जिसने विरोध करने का नया मार्ग दिखाया। किसकी थी वो आवाज? कौन था वो महान व्यक्ति? ऐसा क्या किया था उन्होंने कि सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ ली थी? तीन कठिया जैसे बेबुनियादी कानून से हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है। हम सबको इनके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज से नील की खेती नहीं करूँगा। हम भी प्रण लेते हैं, आज से नील की खेती नहीं करेंगे। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। कौन था वो महान व्यक्ति? ऐसा क्या किया था उन्होंने कि सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ ली थी? ये हैं वो महान व्यक्ति और ये हैं वो क्षण। मैं प्रण लेता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ। जब अंग्रेजों के खिलाफ एक नए प्रकार के विरोध की नींव रखी गई। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जी हां, वे श्री राजकुमार शुक्ल जी ही थे जिन्होंने मात्र 31 वर्ष की आयु में नील उत्पादन के विरोध में संकल्प लिया और उनके मार्गदर्शन में किसानों ने शपथ ली और अंग्रेजों के इन कड़े नियमों के खिलाफ विरोध प्रकट किया। यहां पर विरोध और विद्रोह के बीच के अंतर को भली भांति समझा जा सकता है। विद्रोह में हिंसा होती है जिसे कुचलने में अंग्रेज माहिर थे, लेकिन जब श्री राजकुमार शुक्ल जी ने किसानों को एकजुट किया तो उनकी एकता को तोड़ने में अंग्रेज हुकूमत विफल होने लगी। मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, गौरव की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले तो मैं इस महान धरती का नमन करता हूं। यहीं से पंडित राजकुमार शुक्ला जी निकले और जो कुछ भी उनसे बन पड़ा, उन्होंने नीलों के अत्याचार के खिलाफ, अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ अभियान चलाया, आंदोलन किया। नील की पैदावार के अंग्रेजों ने बहुत कड़े कानून बनाए हुए थे, जिसे 3 कठिया कानून के नाम से भी जाना जाता था। सन 1865 में बने इस बेबुनियाद कानून के खिलाफ ही श्री राजकुमार शुक्ल ने अपनी मुहिम छेड़ रखी थी। वो हर कीमत पर किसानों पर होते इस शोषण को खत्म करना चाहते थे। एक बीघा जमीन में 3 कट्ठा जमीन में नील का खेती जबरन उनसे करवाया जाता था और वो लोग किसान इसलिए नहीं करते थे कि जिस जमीन पर वो पैदावार होती थी वो जमीन बंजर हो जाता था और इससे किसान काफ़ी दुखी रहते थे। अंग्रेजों ने अपने नफ़ा के लिए, अपने लाभ के लिए उन लोगों पर ज़बरदस्ती 3 कट्ठिया कानून लाया, जो 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करनी ही पड़ेगी। शुक्ल जी का जन्म चंपारण के एक उन्नत किसान के घर हुआ था और इसी कारण खेती और किसानों से उनका लगाव बचपन से ही रहा था और यही वजह थी कि उन्होंने किसानों की दुर्दशा को बहुत करीब से देखा था। एक तरफ अंग्रेजों का जुल्म और दूसरी तरफ सूद वसूलते जमींदार, दोनों तरफ से पिसते किसानों के लिए कहीं भी कोई राहत नहीं थी। ऐसे में जब राजकुमार शुक्ल ने किसानों के उत्थान के लिए पहला कदम उठाया तो किसानों को आशा की किरण नजर आने लगी। श्री राजकुमार शुक्ल जानते थे कि जब तक लोग किसानों की स्थिति से अवगत नहीं होंगे तब तक किसानों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति और उनके लिए किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करना कठिन है।
साठी विद्रोह और उसके बाद की राजनीतिक घटनाओं को पटना से प्रकाशित होने वाले अखबार बिहारी ने प्रमुखता दी थी और तब इसके संपादक महेश्वर प्रसाद चंपारण के कलेक्टर मिस्टर रेनी से मिलने के लिए आए और उनसे साठी विद्रोह की जांच करने का अनुरोध किया। इससे मिस्टर रेनी बहुत गुस्से में आ गए। उनकी पैरवी पर बिहारी अखबार के संपादक महेश्वर प्रसाद को बर्खास्त कर दिया गया और बिहारी अखबार भी बंद हो गया। राजकुमार शुक्ल का संपर्क बेतिया में टाउन गुरु ट्रेनिंग स्कूल के शिक्षक पीर मोहम्मद मुनीस, पशुपति लाल एवं हरवंश सहाय से था, जो प्रताप अखबार सहित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छद्म नाम से आलेख एवं समाचार प्रकाशित किया करते थे। राजकुमार शुक्ल उनसे मिले और उन्होंने चंपारण के किसानों की व्यथा उन्हें बताई। ये जो अंग्रेज नीलहे हैं ना, वो किसानों को विरोध करने का दंड दे रहे हैं, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी है। हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। लेकिन इस खबर को समाज की दृष्टि में लाने के लिए आपकी पत्रकारिता और आपके प्रसार की आवश्यकता है। आप निश्चिंत रहे शुक्ल जी, हम अपने समाचार पत्र, प्रताप और विभिन्न पत्रिकाओं में इस खबर को प्रकाशित करेंगे। हाँ शुक्ला जी, जरूर प्रकाशित करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजों को यह अनुभव हो गया था कि राजकुमार शुक्ल जी की आवाज को दबाना बेहद जरूरी है। चंपारण के बेलवा कोठी में अंग्रेज एसी इम्मन रहता था, जो वहां के किसानों से नील की खेती करवाता था और उसकी फैक्ट्री में नील का उत्पादन होता था। किंतु वहां के किसानों द्वारा नील की खेती का विरोध किए जाने के कारण उसे बहुत नुकसान हो रहा था और वो ये जानता था कि श्री राजकुमार शुक्ल जी इन किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सारा न्यूज राजकुमार शुक्ला ने फैलाया है। उसको उड़ने से पहले उसका फर काटना पड़ेगा। इसलिए उसने शुक्ल जी के खिलाफ षड्यंत्र किया और उन्हें जेल भिजवा दिया। 21 दिन जेल की सजा काटने के बाद जब श्री राजकुमार शुक्ल जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने प्रण लिया। साथियों, मैं प्रण लेता हूं कि जब तक अंग्रेज नीलहों को 7 समंदर पार मैं वापस नहीं भेज दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शुक्ल जी की जय, शुक्ल जी की जय, शुक्ल जी की जय। इस साधारण किसान के मन का वह असाधारण संकल्प जो था कि हम गांधी को चंपारण लाएंगे, यह इससे बड़ी रोमांचकारी कोई घटना नहीं है आधुनिक भारत के इतिहास में। अपने प्रण को और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शुक्ल जी गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर लोगों को एकजुट करने लगे, उन्हें विरोध प्रदर्शन की दिशा देने लगे। बिहारी अखबार का स्थान प्रताप अखबार ने ले लिया था। इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से वे मिले और उन्होंने कहा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हैं। यदि चंपारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व उन्हें दे दिया जाए तो शोषण बंद हो सकता है। जिस प्रकार तुमने किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया है, ये अपने आप में ही बहुत प्रशंसनीय है। इसकी चर्चा तो पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए। तो फिर आप क्या सुझाव देंगे कि चंपारण के किसानों को नीलहों के शोषण से कैसे बचाया जाए? एक उपाय है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए हैं। अगर वो तुम्हारे आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार कर लेते हैं तो तुम्हारे इस आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में हो जाएगा। अच्छा, फिर तो उन्हें चंपारण आना ही होगा। बस इसके बाद शुक्ल जी गांधी जी को चंपारण लाने की मुहिम में जुट गए। प्रताप अखबार ने चंपारण की गतिविधियों को जगह देना आरंभ कर दिया। 29 नवंबर 1914 में प्रताप समाचार पत्र के अग्रिम भाग पर चंपारण के रैयतों पर
नील की खेती करने वाले किसानों पर होते अत्याचार और उनके शोषण पर एक आलेख प्रकाशित हुआ, जिसमें ब्रिटिश और यूरोपियन प्लांटर्स की घोर निंदा की गई थी। उनकी सोच और उनके व्यवहार का ब्यौरा दिया गया था। इसी लेख को 13 दिसंबर को पुनः प्रकाशित किया गया। उसके बाद तो उस समय के प्रमुख समाचार पत्र अभ्युदय और भारत मित्र भी आगे आए और उन्होंने भी इस आलेख का प्रकाशन किया। शुक्ल जी गांधी जी से मिलने साबरमती पहुंच गए, लेकिन उन्हें पता चला कि गांधी जी पूना चले गए थे। शुक्ल जी वापस चंपारण लौट आए। कुछ समय बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि गांधी जी लखनऊ आ रहे हैं। वहां पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में 1916 को कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। गांधी ने स्वयं कहा है कि अंत में मैं इस हठी किसान के जिद के आगे झुक गया, और गांधी ने स्वीकार किया है कि अगर राजकुमार शुक्ल न होते तो वो उस समय इतनी जल्दी चंपारण नहीं आते। हम लोगों को अंग्रेजों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे। आप लोग हमारे साथ हैं? आप लोग हमारा साथ देंगे? किसान का जीवन धरती माँ को समर्पित रहता है और अपने खेतों को वो बच्चों की तरह पालता पोसता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में उतना धन नहीं आ पाता है कि वो अपने परिवार को भर पेट भोजन भी करा सके। अंग्रेजों ने अपने नियमों से तिनकठिया जैसे बेबुनियाद। लेकिन उस समय ये भी कौन जानता था कि चंपारण के रैयतों के प्रतिनिधि बनकर गए राजकुमार शुक्ल, जो भोजपुरी और हिंदी मिश्रित बोली बोलते थे, वो कांग्रेस अधिवेशन में देश की तकदीर बदलने का प्रस्ताव लेकर गए थे। यहां से चंपारण नजदीक ही है। आपसे विनती है कि चंपारण के आंदोलन का नेतृत्व आप करें। एक जांच समिति का यदि गठन हो जो चंपारण के लाखों किसानों की दुर्दशा की जांच कर सके, इससे उन पर होने वाले अत्याचार को रोकने में सहायता मिलेगी। जब तक चंपारण के बारे में मैं सब कुछ जान नहीं लूँगा, तब तक मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। लखनऊ से गांधी जी कानपुर गए और शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। उन्होंने गांधी जी से कहा कि यहां से चंपारण बहुत नजदीक है। गांधी जी सुनकर चुप हो गए, कुछ जवाब नहीं दिया। पर इसके बाद जब वहां गांधी जी ने शुक्ल जी को आश्वस्त किया कि वे चंपारण जाएंगे, शुक्ल जी खुश हुए और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। फिर भी महीनों बीत गए, गांधी जी नहीं आए। शुक्ल जी बहुत निराश हो गए और फिर हताश होकर 27 फरवरी 1917 को उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा। शुक्ल जी स्वयं देवनागरी या हिंदी नहीं लिख सकते थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखने में पीर मोहम्मद मुनीस की सहायता ली। किस्सा सुनते हो रोज औरों के, आज मेरी भी दास्तां सुनो। आपने उस अनहोनी को प्रत्यक्ष कर कार्य रूप में परिणत कर दिखलाया, जिसे टॉल्स्टॉय जैसे महात्मा केवल विचार करते थे। इसी आशा और विश्वास के वशीभूत होकर हम आपके निकट अपनी राम कहानी सुनाने को
अभिलाषी हैं, आपका दर्शनाभिलाषी राजकुमार शुक्ल। इतने भावुक पत्र को पढ़कर पत्थर भी पिघल जाएं, तो फिर गांधी जी प्रभावित कैसे नहीं होते। उन्होंने प्रत्युत्तर में लिखा कि वे 7 मार्च को कलकत्ता पहुंच रहे हैं, किंतु नियति देखिए, यह पत्र शुक्ल जी तक पहुंच नहीं पाया। पर शुक्ल जी की इच्छा शक्ति और उनकी भक्ति को जैसे ईश्वर ने अनुभव कर लिया था, और किसी दूसरे तरीके से यह सूचना शुक्ल जी तक पहुंची। शुक्ल जी देखिए क्या छपा है। क्या गांधी जी 7 मार्च को कलकत्ता आ रहे हैं? शुक्ल जी को कलकत्ता पहुंचने पर जानकारी मिली कि गांधी जी कलकत्ता आए तो थे, लेकिन वे वापस चले गए। शुक्ल जी की गांधी जी से भेंट नहीं हो सकी और वे वापस चंपारण चले आए। महात्मा गांधी ने 16 मार्च को एक पत्र राजकुमार शुक्ल को चंपारण के पते पर भेजा, लेकिन वह पत्र राजकुमार शुक्ल को समय पर नहीं मिल सका। उस पत्र में महात्मा गांधी ने वर्णन किया था, जो मैं कलकत्ता आ रहा हूं, आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। दूसरा पत्र महात्मा गांधी ने 20 मार्च को लिखा और उसमें उन्होंने कलकत्ता से चंपारण आने का रास्ता पूछा था, मुजफ्फरपुर होते हुए। लेकिन इस पत्र में उन्होंने महात्मा गांधी ने विस्तार से यह नहीं लिखा था कि वो किस तारीख को कलकत्ता पहुंच रहे हैं। 5 तारीख को महात्मा गांधी का टेलीग्राम राजकुमार शुक्ल को मिला, 5 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने यह लिखा जो वो 7 तारीख को कलकत्ता पहुंच रहे हैं और भूपेंद्र नाथ बसु के घर पर रुकेंगे और वहीं पर आकर के वो मिलें। शुक्ल जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका सपना पूरा होने का रास्ता प्रशस्त हो रहा था, इसलिए वे 5 अप्रैल को मुजफ्फरपुर पहुंचे। कलकत्ता चलने को तैयार हुए तो पता चला कि हीरालाल साहा और रामदयाल साहा की माता का निधन हो गया है और वे दाह संस्कार करने के लिए सिमरिया जा रहे हैं। इसी गाड़ी पर सवार होकर शुक्ल जी भी सिमरिया पहुंचे और फिर स्टीमर से मोकामा आए। हावड़ा का टिकट लिया और 6 अप्रैल को प्रातः 5 बजे मोकामा से ट्रेन पकड़कर सायंकाल कलकत्ता पहुंचे और फिर मकान संख्या 120 बंगाली ऑफिस पहुंचे। 8 अप्रैल को भूपेंद्र नाथ बसु के यहाँ पहुंच गए। भूपेंद्र बाबू के घर पर मालूम हुआ जो अभी उनको महात्मा गांधी को लाने के लिए गाड़ी गई हुई है और वे आने ही वाले हैं। महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात 8 तारीख को हुई और दोनों आदमी का कार्यक्रम बना जो 9 तारीख को वापस चंपारण चला जाए। और 9 तारीख को शाम में 3:30 बजे राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को लेकर के जब ट्रेन में सवार हुए, तब उन्हें लगा जो उनका जुगों जुगों का सपना जो उनके मन में था चंपारण के रैयतों के शोषण को दूर करने का, वह आज पूरा हो रहा है। 10 तारीख को महात्मा गांधी को लेकर के बांकीपुर पहुँचे, जो उसमें में पटना का स्थान था, और फिर राजेंद्र बाबू के घर पर आए, उसके बाद मजहरूल हक के घर पर आए और उसी दिन महात्मा गांधी ने निश्चय किया जो हम मुजफ्फरपुर चलें, क्योंकि मजहरूल हक ने सलाह दिया था कि चंपारण जाने से पहले अंग्रेज अधिकारियों और नीलहों के प्रतिनिधि से उन्हें मिलना जरूरी है। रात में 1 बजे महात्मा गांधी ने जेबी कृपलानी को तार से सूचना दे दी और रात में 1 बजे जब वह मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंचे तो जेबी कृपलानी अपने छात्रों के साथ उन्हें आगवानी के लिए पहुंचे हुए थे। सबसे पहले महात्मा गांधी को भूमियार ब्राह्मण कॉलेज के हॉस्टल में मलकानी साहब के रूम में रखा गया। उसके दूसरे दिन मुजफ्फरपुर में कुछ वकील उनसे मिलने आए और महात्मा गांधी अगले दिन 11 तारीख को गया प्रसाद सिंह के घर पर में जाने के लिए राजी हुए। 12 तारीख को सुबह में गया प्रसाद सिंह उन्हें अपने घर पर ले आए और इसी बीच में महात्मा गांधी ने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव विल्सन और तिरहुत के कमिश्नर LF मोर्शीद से मुलाकात किया। उस समय उस मुलाकात में तिरहुत के कलेक्टर वेस्टर्न साहब भी मौजूद थे। मोर्शीद साहब ने ही महात्मा गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसने कहा जो वो बिना किसी के बुलावे पर यहाँ आ गए हैं, उनके आने से चंपारण के रैयत में अशांति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए उसने महात्मा गांधी को यह सलाह दिया जो वो जैसे जितनी जल्दी हो सके तिरहुत छोड़ करके चले जाएं, अन्यथा उनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाएगा। चंपारण पहुंचने पर 18 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया।
गांधी जी ने अपना राजनीतिक कौशल दिखाते हुए चंपारण नहीं छोड़ने, यहां तक कि जमानत नहीं लेने और 100 रुपया मुचलका तक जमा नहीं करने की स्पष्ट घोषणा की। गांधी जी का सत्याग्रह का भारत में ये पहला प्रयोग था। बाद में गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि अंग्रेज अधिकारी उन पर नहीं बल्कि अपनी ही सरकार पर मुकदमा करने की भूल कर बैठे थे। शुक्ल जी 27 तारीख को रामनवमी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, विंध्यवासिनी प्रसाद आदि को गांधी जी के साथ में लेकर ट्रेन द्वारा बेतिया से नरकटियागंज पहुंचे। वहां से पैदल चलकर वे डी के शिकारपुर गांव पहुंचे। थोड़ी देर वहां रुककर जलपान किया और फिर पैदल ही चलकर मुरली भरहवा गांव पहुंचे। गांधी जी ने अपनी आंखों से बेलवा कोठी के निलहे एसी इम्मन की करतूत देखी। 2 महीने पहले कोठी द्वारा शुक्ल जी के घर को रौंद दिया गया था। घर की ठठरी उजड़ी पड़ी थी। कोठी द्वारा शुक्ल जी के खेतों में लगी फसल को मवेशियों से चरा दिया गया था। गांधी जी के सामने वे लोग भी आए जिनके मवेशियों द्वारा खेत चरा दिया गया था और उन लोगों ने इस बात को गांधी जी के सामने स्वीकार भी किया। शुक्ल जी ने गांधी जी से कहा कि मैंने जब उन्हें आते देखा तो भागने का कोई उपाय नहीं देखकर अपनी जान बचाने के लिए बड़े बड़े घास के बोझों के बीच मैं छुप गया। उनके नौकरों ने लूटपाट की और बखारियों तथा कोठियों से मेरा धान तथा अन्य संपत्ति निकाल कर ले गए। मेरा घर ढा दिया गया और दरवाजे के खंभे तथा छप्पड़ गिरा दिए गए। लगभग 2500 की संपत्ति लूट ली गई और खेतों में जो भी फसलें खड़ी थीं उन्हें कई दिनों तक मवेशियों से चराया गया। मैं मोतीहारी गया और कलेक्टर से लूट की सारी बातें बतलाई, लेकिन कलेक्टर ने कुछ नहीं किया। गांधी जी यहां से चलकर बेलवा कोठी के इम्मन से मिलने गए और रात्रि विश्राम राउत नामक गृहस्थ के घर पर किया और दूसरे ही दिन वे बेतिया लौट आए। इसके बाद गांधी जी गांव-गांव घूमकर रैयतों से मिलते रहे। उनके स्वयं सेवक गण, जिनमें ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर प्रसाद, विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा आदि लोग थे, वे रैयतों के बयान नोट करने लगे। बेतिया और मोतीहारी में ये काम होते थे और गांधी जी जगह जगह जाकर रैयतों से मिलते थे। बेतिया कार्यालय की व्यवस्था का भार शुक्ल जी के जिम्मे था। सबसे पहले महात्मा गांधी को पटना बुला करके यहाँ मिस्टर मॉडे ने उनसे मुलाकात किया। मिस्टर मॉडे ने को उन्होंने आश्वस्त किया जो हमारे जो स्वयंसेवक वो किसी तरह का अशांति नहीं फैलाते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी को गेट ने, जो उसमें में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, रांची बुलाया और दोनों के बीच हुई बातचीत का परिणाम यह हुआ जो चंपारण के पूरे अफेयर्स की जांच के लिए, पूरे मामलों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष FG सलाई हुआ करते थे। रैयतों के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी को भी रखा गया। महात्मा गांधी इस समिति द्वारा गांव-गांव जा कर के रैयतों से, नीलहों से, अधिकारियों से गवाहियां ली गई और उन गवाहियों के आधार पर में एक विधेयक तैयार किया गया। अब तक गांधी जी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा 20,441 गांवों में 5,000 रैयतों के पूरे बयान तथा 8,000 रैयतों के संक्षिप्त बयान लिए जा चुके थे। 15 जुलाई से जांच समिति का काम शुरू हो गया। जबरन नील की खेती करा के कम पैसे में नील लेके बाहर भेजने का, टैक्स वसूलने का इस आंदोलन को बिहार विधान परिषद में उठाया गया और एक कानून बना बिहार विधान परिषद में कि ये 3 कठिया प्रथा समाप्त कर दी जाए। पंडित राजकुमार शुक्ला नहीं होते तो महात्मा गांधी न बिहार आते, न चंपारण जाते, न आंदोलन होता, अहिंसक आंदोलन होता और पता नहीं इतिहास में स्वाधीनता आंदोलन का क्या स्वरूप होता। एक विधेयक तैयार किया गया जिसका नाम चंपारण एग्रेडियन बिल अथवा चंपारण कृषि विधेयक था। वह
18 फरवरी 1918 को विधान परिषद में पारित हुआ और इसके पारित होने से ही चंपारण में तीन कठिया प्रथा का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया, जिसकी लड़ाई के लिए राजकुमार शुक्ल ने अपने जीवन और अपनी जवानी को कुर्बान किया था। 18 फरवरी 1918 को चंपारण कृषि विधेयक बिहार विधान परिषद से पारित हुआ और इस प्रकार तिनकठिया प्रथा की समाप्ति हुई। साथ साथ किसानों को निलहों के शोषण से मुक्ति भी मिल गई। राजकुमार शुक्ल जी के पूर्ण विश्वास, अनवरत कर्म और इच्छा शक्ति के कारण उनका यह असंभव सा सपना पूरा हो गया। उनकी इसी जीत ने नए मार्ग को प्रशस्त किया। गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह ने पूरे देश का नायक बनाकर प्रस्तुत भी कर दिया। ये राजकुमार शुक्ल की दूरदृष्टि और अथक प्रयास था कि गांधी जी चंपारण आए। उन्होंने सत्याग्रह को पहली बार भारत में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया और बाद में स्वतंत्रता संघर्ष का ये नया हथियार भी बना। इसके कारण अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और अंततः भारत को आजादी मिली। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल यही फूंका। मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा बनाने वाली बिहार की चंपारण की ही पवित्र भूमि है। चंपारण सत्याग्रह की इतनी अहमियत है, इतनी महत्ता है, उसका इतना महत्व है कि 30 साल के अंदर ये देश इतना जाग उठा कि मुल्क आजाद हुआ और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो चंपारण की बहुत अहमियत है, बिहार का बहुत महत्व है। हम बिहार के लोगों को कहेंगे कि जाति, धर्म, मजहब और राजनीतिक भेदभाव को भुलाकर हम सब एकजुट होकर जो बिहार की भूमिका है देश की आज़ादी की लड़ाई में, उस पर गर्व करें और मिलजुल कर ऐसा काम करें कि बिहार देश का अग्रणी राज्य बने और दूसरे जगहों के लिए भी विकास का एक मॉडल बनकर तैयार हो। इसमें सबका सहयोग मिले और गांधी जी के विचारों को जन जन तक हम सब पहुंचाएं। अब तो बहुत खुश हो गए तुम। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन चला गया। चंपारण का अकेला वही एक मर्द था जो 25 साल तक मुझसे लड़ता रहा, अब वो भी नहीं रहा। स्वयं माननीय नीतीश कुमार जी एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। उनको इस बात का दर्द का एहसास है कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और बिहार की गौरव गाथा में कि राजकुमार शुक्ल एक ऐसी शख्सियत इस राष्ट्रीय आंदोलन के विमर्श में थे जिसने चंपारण के किसानों को मुक्ति दिलाने में मार्ग प्रशस्त किया। उनको बौद्धिक जगत में महत्वपूर्ण फलक देना और राष्ट्रीय विमर्श का विषय माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया। राजकुमार शुक्ल जी के दूरदृष्टि और अथक प्रयास का ही फल था कि गांधी जी चंपारण आए। जिस स्वतंत्रता आंदोलन के बल पर यह देश आजाद हुआ, उसकी बुनियाद तो चंपारण में पड़ी। तो स्वाभाविक रूप से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जननी और जन्मभूमि बिहार ही है। हृदय से राजकुमार शुक्ल जी को नमन है। उनके नव दृष्टिकोण को नमन है जिसने देश में स्वतंत्रता आंदोलन के स्वरूप को ही बदल डाला। उनकी कर्मठता को नमन है जिसके कारण देश के किसानों को स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य स्थान मिला। उनकी निष्ठा को नमन है जिसके कारण चंपारण को और संपूर्ण बिहार को निलहों के शोषण से मुक्ति मिली। राजकुमार जी को शत शत नमन है।